नमस्कार दोस्तों। भारत का मीर जाफर इस देश का मीडिया है और भारत का विभीषण इस देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है। जी हां, यह बात प्रमाणित हो रही है तमाम सारे तथ्यों से। मैं उन्हीं तथ्यों पे आपसे बात करूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर प्रसारित की है और उसमें कहा है कि भारत के मीडिया ने, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, मोदी मीडिया कहा जाता है, चरण चुंबक मीडिया कहा जाता है, उसने जिस तरह से भारत पाकिस्तान के विवाद के दौरान खबरें फैलाई, झूठ फैलाया, नफरत फैलाई और झूठी खबरें, झूठे वीडियो और झूठे जिस तरीके से फैलाए, उससे भारत का मीडिया पूरी दुनिया में एक न्यूसेंस की तौर पर खड़ा हो गया है। और जब वो न्यूसेंस बन गया हो, उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारत के मीडिया ने भारत की इज्जत कितनी गिराई है, यह समझा जा सकता है। ऐसा ही एक किस्सा आया कि नरेंद्र मोदी का बड़ा खासम खास अर्नब गोस्वामी एक प्रोग्राम करता है और उसमें इस्तांबुल का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका जो एक कन्वेंशन सेंटर है जिसका नाम है इस्तांबुल कांग्रेस कन्वेंशन, तो उसमें अब इसे न्यूज चैनल उसे कहता है ये कांग्रेस पार्टी का तुर्की में ऑफिस है, जैसे सरकारी उसका वो है। अरे वाह, हमने तो सोचा कांग्रेस के पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, नाम में कांग्रेस शब्द है तो वो कांग्रेस का ऑफिस, तब तो इस्तांबुल घूम के आया जाए, वहीं पे रुकने की व्यवस्था कराई जाए किसी से रिक्वेस्ट। इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर टर्की की इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपैलिटी के तहत बाद में पता चलता है अरे साहब वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, कांग्रेस उसका नाम है। मालविया की इसी तरह किसी ने मुझे बताया नहीं, शिकागो में एक होटल है, वो सब कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस होटल, जैसे कि कांग्रेस प्लाजा होटल शिकागो कांग्रेस पार्टी का है। प्राग कांग्रेस सेंटर वो भी उसका नाम कांग्रेस कांग्रेस पैलेस वो भी कांग्रेस का दफ्तर है। तो इसी तरीके से अब यूएस कांग्रेस जो वहां की संसद है अमेरिका की, उसे कांग्रेस कहते हैं। ऐसे ही तमाम सारी जगह है, पेरिस में है और दूसरी जगह है। तो होना चाहिए था, लेकिन ये गोदी मीडिया बनकर रह गया है। सवाल यही है कि और फिर चैनलों पर राहुल गांधी को बताने लगेगा ये तो ऐसे है, ये तो पाकिस्तान से, ये इससे, तमाम झूठ जब फैलाने लगेंगे तो उनसे सवाल कर दीजिए, क्या राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने गए? पाकिस्तान गए? नहीं गए। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के कोई और वो आकर के राहुल गांधी से मिले? तो पता चलेगा नहीं, कभी नहीं। तो राहुल गांधी का तो कोई रिलेशन नहीं। राहुल गांधी की पिताजी रहे हो, उनकी दादी रहे हो, उनके दादी के पिताजी रहे हो, सब ने पाकिस्तान को कस के मारा है, बार बार मारा है, चाहे 1947 में हो, उसके बाद हो, लगातार। लेकिन विश्व शांति, देश की शांति, देश की खुशहाली के लिए उनको दबाकर उनसे समझौते करवाए, जिससे भारत को फायदा हुआ, नुकसान नहीं। लेकिन साहब ये इस तरह के किस्से सुनाएंगे, जो ये किस्से सुनाते हैं, आरोप लगाते हैं, अर्नब गोस्वामी हो गया या नरेंद्र मोदी का एक और खासम खास है चिंटू, वो अमित मालवी, तो वो भी इसी तरह से चलता है, तो वो भी फैलाता है। और जब वो फैलाता है तो सवाल आता है कि भाई कौन था, कौन है वह विभीषण जो सदैव धोखा देता रहा है? तो कभी हमें सावरकर मिलेंगे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के ये धोखा देते थे, कभी हमें इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिलेंगे विभीषण जो जिन्ना के साथ मिलकर के 3 राज्यों में सरकारें चलाते थे, कभी हमें इनके अटल बिहारी वाजपेयी मिलेंगे जो जाकर के कैसे पाकिस्तान में और वहां पर बस चलवाते थे और करते थे, हमें मिलेंगे इन्हीं के लाल कृष्ण आडवाणी जो जिन्ना की मजार पे मत्था टेकते थे जाके, और जिन्ना की बेटी की शादी जो नेस्वाडिया से हुई थी उनसे इनकी रिश्तेदारी।
तो साहब सारी रिश्तेदारी, और वो फंडर भी हैं बीजेपी के। तो अब आप समझ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िएगा तो नरेंद्र मोदी मिल जाएंगे। नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, उनके रिश्ते करवाते हैं, जाके गले लगते हैं उनकी अम्मा से, उनके लिए साल लेके जाते हैं, बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं। साहब जैसे अपने कहा जाता है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिना बुलाए कहीं नहीं आ। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया, उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने ये सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं। और मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से। तो साहब इतना इनका स्नेह था तभी तो जा रहे थे, वहां तो कंचन भी नहीं बरस रहे थे। यानी आप समझ लीजिए, तो यह स्थिति है कि वहां जाकर के इस तरह से करेंगे। इसके बाद में हमें बार बार देखने को मिलता है कि इन्हीं के लोग सारा ये काम करते हैं। तो ये जब करते हैं और फिर झूठी खबरें फैलाते हैं तो पूरी दुनिया में हंसी होती है, भारत की हंसी होती है। और प्रधानमंत्री ने संरक्षण देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है देंगे, क्योंकि इन्हीं के नाम पे झूठ को फैला करके अपनी छवि बनाते हैं। तो झूठे विश्व गुरु बन गए, ऐसे विश्व गुरु जिनके समय में यह डंका बज रहा है कि भारत का मीडिया, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मंत्री, ये सब झूठे हैं। तो इन झूठों की फौज इस देश को देखने को मिल रही, और उस कारण से हमें हर जगह बेइज्जती सहने को मिल रही। पाकिस्तान से हम जीतने की स्थिति में आ रहे थे, हमारी सेनाएं बड़ा बेहतरीन काम कर रही थी, तो एकदम से रुक गए, क्योंकि गद्दारी का इतिहास इन्हीं का है। चाहे मोरारजी देसाई हो और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक, इन सब ने यही काम किया, जिसका नतीजा यह है कि भारत आज तक भुगत रहा है। और इतना कमजोर हुआ, वो आतंकी अटल ने ही छोड़े थे, और उसके पहले 1989 में भी अटल ने ही समर्थन देके जो सरकार बीपी सिंह की बनवाई थी उसमें आतंकी छोड़े गए थे। तो आज तक आतंक का शिकार वही हो। अब आप समझिए, तो इन सब घटनाओं के बीच में तो कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है? कांग्रेस कहती है कि एक अच्छी विदेश नीति होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐसी विदेश नीति थी कि पंडित जी जहां इशारा कर देते थे वहीं सब दुनिया के देश खड़े होते थे। नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड देशों का भ्रमण किया, लेकिन साहब उसके बाद भी यह स्थिति है कि सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा। और पंडित नेहरू के साथ सब खड़े होते थे, इंदिरा गांधी खड़ा कर लेती थी, राजीव गांधी खड़ा कर लेते थे, मनमोहन सिंह खड़ा कर लेते थे, लेकिन ये नहीं करता। तो अब देश के तमाम सांसद भेजेंगे, बताएंगे, रोएंगे जाके दुनिया भर में 33 देशों में कि साहब हमारे साथ बड़ा बुरा किया, पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम भी भेजेंगे और बताएंगे कि तुम हो क्या। अब आप सोचिए, यह बेइज्जती करवाने का काम कर रहे। तभी राहुल गांधी ने सवाल पूछा, अपनी ही सरकार से पूछेंगे, पाकिस्तान की सरकार से थोड़ी जाके पूछेंगे। तो भारत के नेता प्रतिपक्ष है, तो पूछा कि हमारे देश का क्या नुकसान हुआ है इस युद्ध में।
कितने लोग मरे, कितने हमारे विमान जो है मार गिराए उन्होंने, और क्या क्या हुआ है नुकसान, उसको बताइए देश को। लेकिन सरकार ने खुद माना कि युद्ध नहीं था, तो उसमें कितना नुकसान हुआ। जब युद्ध भी नहीं हुआ तब भी इतना नुकसान हो गया। तो साहब जवाब न देना पड़े तो आरोप लगाने लगी कि यही इनका चरित्र है, और इन्होंने यही तो किया। जिंदगी भर जो गद्दारी का इतिहास था वही किया। भारत के विदेश मंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब जिम्मेदारी निभाई तो दुनिया के सबसे अच्छे विदेश मंत्री के तौर पे वो साबित हुए। उसके अलावा कांग्रेस के ही समय में सरदार स्वर्ण सिंह रहे हो, नटवर सिंह रहे हो, नरसिम्हा राव रहे हो, एनडी तिवारी रहे हो, दिनेश सिंह रहे हो, सलमान खुर्शीद रहे हो, ये बेहतरीन विदेश मंत्री रहे। और ऐसे लोगों को लीड रोल देने की बजाय, इनमें जो हैं, अब जो नहीं है उनकी बात ही नहीं कर रहा है, जो हैं सलमान खुर्शीद है, उन्हें लीड रोल देने की बजाय कहा जाएगा पीछे लग जाओ। अब आप सोचिए, आज जितने अफसरान हैं सब उनके अंडर में रहे हैं, अब वो उनके साथ क्या करेंगे। सफल लोगों की और सफलता से काम करने की रही, यही गृह मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए कांग्रेस के नेताओं ने साबित किया है। यही प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस के नेताओं ने साबित किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए, कारपोरेट पैसे, अडानी अंबानी सबके जरिए सब कुछ करें। मोडानी मॉडल अपनाया और उसके जरिए क्या, ईडी छोड़ दो, सीबीआई छोड़ दो, इनकम टैक्स छोड़ दो, पुलिस छोड़ दो और दूसरी एजेंसियां छोड़ दो, और ये एयरपोर्ट हमें मिलना चाहिए। वो बेचारा खुद ही दे जाएगा, कहे भैया आप संभालो, हम नहीं कर पाएंगे। देश में मार्केटिंग होता है वो एक्चुअली गुजरात का मॉडल नहीं है, वो मोदानी मॉडल है। मोदी, अडानी और अंबानी जब मिलकर लूटते हैं तो उसको हम मोदानी मॉडल कहते हैं। और वो मोदानी मॉडल है क्या कि भाई मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए तो पहले ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, आपके जो साथी संस्थान जिनको आपने अपने पालतू प्रकार के बना दिए हैं, पहले उनको भेजो, दबाव डालेंगे, वो दबाव में आएंगे, वो एयरपोर्ट उनके मित्र का हो जाएगा, वो पोर्ट उनके मित्र का हो जाएगा। गुजरात में कहीं जमीन हथियाना है, वो जामनगर जिले में या कच्छ में, तो बाकी लोगों को दबाओ, कुचलो अपने आप। आपने फिर थोड़े दिन पहले ही देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वनतारा करके एक फॉरेस्ट इलाके में गए थे शेरों के साथ। वो बीच में बड़ा ग्लास था, जो ग्लास अनब्रेकेबल ग्लास था, उसके साथ वो शेर से खेल रहे थे। सवाल तो ये होना चाहिए कि इस प्रकार के जो कुदरती व्यवस्था को खत्म करने के खिलाफ एक प्रधानमंत्री को आवाज उठाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री जाके उसका प्रमोशन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। वहां पर एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स को पढ़ने से लेकर वहां पे मेरिट में आने का जब होगा तो ओरल के नाम पर एक पूरी की पूरी साजिश के तहत एससी और एसटी, ओबीसी के लड़का लड़कियों को डीमेरिट कर दिया जाएगा। और उसकी आवाज कोई उठाएगा तो उस पत्रकार के खिलाफ वहां पर जो है वो तुरंत एक्शन होगा, ना कि इस प्रकार का काम करने वाले। तो ये जिसको लोग गुजरात मॉडल के नाम पर बेच रहे हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो एक जातिवादी, एक धर्मांध और बाजार की ताकत को मिलाकर बनी हुई राज्य सत्ता का ये मॉडल है, और एक तरीके से साम्राज्यवादी मॉडल है। और उस साम्राज्यवादी मॉडल के खिलाफ गुजरात समाचार जब आवाज उठाएगा, तो बात कहा इन्होंने, 73 साल की उम्र, बीमार, रात के अंधेरे में क्या किसी का मर्डर किया था, क्या किसी की जमीन को लूट लिया था, क्या किसी के घर पर वहां पे डाका डाला था। बुलडोजर तो आप रात के अंधेरे में भेजते हो और गरीबों के आसियाने गिराते हो, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। आप जब लोगों को थान करके जगह 3-3 दलितों का मर्डर करने वाले को गिरफ्तार नहीं करते हो, आप अपने एमएलए जिसको कोर्ट ने दोषी माना है उसको आप गिरफ्तार नहीं करते हो बलात्कार के केस में, आप अपने मंत्री के बेटे जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं तो वहां पर तो सीबीआई या ईडी वहां पर तो नहीं जाता है, आप अपना सांसद जिसने सबसे ज्यादा खनन माफिया किया वहां पर तो आपका ईडी या सीबीआई नहीं जाता है। तो ये जर्नलिज्म पर आप अटैक क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आज के गुजरात के मॉडल का सवाल है।
ऐसे करके कब्जा करने का प्रयास। ऐसे ही गुजरात समाचार, जो गुजरात का सबसे बड़ा अखबारी समूह है, मीडिया समूह, उस पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। तो ये साजिशें इन्होंने बार बार रची हैं। टीवी को आपने देखा ही है कैसे कब्जा किया। तो धंधा वहां से कौन कर रहा है? तुर्की से, अजरबैजान से, और सबसे वो कर रहे हैं अडानी अंबानी। और आरोप लगेंगे कांग्रेस पे, राहुल पे। सब सरकार को लड़ना था पाकिस्तान से, वो लड़ रही है विपक्ष से, और उसके लिए कोई उसके पास मटेरियल नहीं है तो झूठ का मटेरियल बनाएंगे, कुछ भी कहानी बताएंगे। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सब कुछ जीतना चाहते हैं तो संभव नहीं, क्योंकि अब देश दुनिया सच जानती है। निशाने पाकिस्तान की तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला। और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो मजार पे जिन्ना के गए, निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए। जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए। आप आज चरणों में पड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और उससे पूरे देश की संप्रभुता खतरे में आ गई। इसलिए चिंता का विषय, क्योंकि देश हमारा है, आपका नहीं है। आप एक प्रधानमंत्री बनाए गए, देश हम सबका है, और हम सब चाहते हैं हमारा देश सम्मान के साथ रहे, लेकिन आप उसकी इज्जत उतारने पे लगे। उधर राहुल गांधी, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर आम जन को हक देने का काम कर रहे हैं, और जो वायदे किए थे, जो गारंटियां दी थी, उन्हें पूरा कर रहे हैं। अब कर्नाटक में देखने को मिला, कर्नाटक में 1 लाख परिवारों को उनको जमीनें, उनका स्वामित्व देने का काम राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। और आज उन्होंने जब उन्हें उस स्वामित्व सौंपते हुए और यह कार्य शुरू किया, तो निश्चित रूप से खुशी की लहर होगी। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचित समाज को यह हक दे करके वो वही काम कर रहे हैं जो इंदिरा गांधी असल में चाहती। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में जिसके पास भी जमीन हो, उसके पास मालिकाना हक जरूर हो। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि जो छठी गारंटी है, उसको हम पूरा करने में कामयाब हुए। 1 लाख परिवारों को आज मालिकाना हक कर्नाटका की सरकार देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम लिया। 2000 हैबिटेशंस को हम रेवेन्यू विलेज घोषित कर रहे हैं। लंबिनी, बंजारा, भोवी, सोलिगा, नायक, इन सब कम्युनिटीज को फायदा होने जा रहा है। एक और बात बोली है, 50,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास अभी भी मालिकाना हक नहीं है। हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर उन 50,000 परिवारों को भी मालिकाना हक दिया जाए। कर्नाटका में कोई नहीं होना चाहिए जिसके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज गारंटी कमिटीज हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप हर परिवार को उनकी डीड जाके दो। हर परिवार को अपना मालिकाना हक मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कर्नाटक हिंदुस्तान का पहला प्रदेश हो जहां जिसके पास भी जमीन है, उसके पास उस जमीन का हक है। फायदा हमने आपको 5 गारंटी का किया था, मगर सच्चाई में हमने आपके लिए 6 गारंटी की है। और ये शायद सबसे जरूरी कर्नाटक के भविष्य के लिए गारंटी है। तो यह लीडरशिप होगी, लेकिन आप तो वह कभी डेवलप नहीं कर पाए। यही सब। जय